नीरज, इस वक्त की आपको बता दें 12 नवंबर एक ही फेज में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान और फिर 8 दिसंबर को मतगणना। चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक ही फेज में मतदान होगा। 12 नवंबर को मतदान और फिर गिनती 8 दिसंबर को। हिमाचल प्रदेश में एक ही दौर में मतदान होगा और जो फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आपने तमाम बातें सुनी, आपको एक बार फिर से हम सीटें बता दें। कुल 68 सीटें यहां पर हैं और एक ही चरण में, इसीलिए मतदान यहां पर हो रहा है। 12 नवंबर को वोटिंग, गिनती 8 दिसंबर को। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और एक ही चरण में यह मतदान होगा। 68 कुल सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, 43 उनके पास, 22 कांग्रेस पार्टी के पास। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने। अब फिर से नए सिरे से चुनाव वहां पर जो होने हैं, उसमें एक ही फेज में, एक दौर में मतदान हो रहा है। खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत की सांस है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखा है। बहुत सारे फेजेस में, लगभग 8 फेज में इस बार वहां पर चुनाव हुआ था और उसके बाद यहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। संजय कुमार जी हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट यहां पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। संजय जी, चुनावी तारीखों पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। एक दौर में हो रहा है 68 सीटों पर और फिर 8 दिसंबर को वोटिंग, लेकिन गुजरात का भी ऐलान साथ में नहीं किया गया, इस पर भी आपकी टिप्पणी। अंजना जी, देखिए, एक फेज में हो रहा है, इस पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पहले भी अगर आप देखें 2017 का चुनाव, 2012 का चुनाव, एक ही दिन होता रहा है चुनाव। 2017 को देखें 9 नवंबर को वोट पड़े थे और 2012 के चुनाव को देखें उस वक्त 4 नवंबर को चुनाव को वोट पड़े थे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एक ही फेज में हो रहा है। एक फेज या मल्टीपल फेजेस, इसके पीछे बात क्या होती है, किस कारण से आपको मल्टीपल फेजेस में कराए जाते हैं? बेसिकली चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। तो अगर कोई ऐसा स्टेट है जहां पर ज्यादातर ऐसी स्थिति नहीं है, जहां पर संभावनाएं बनी हुई हैं कि कुछ ऊंच नीच हो सकता है वोटिंग के दिन, इस वजह से पूरे हिमाचल में एक फेज में चुनाव कराया जा रहा है। पहले भी कराया गया और कई ऐसे राज्य जहां एक फेज में कराया जाता है। दूसरी बात जो आपने पूछा, गुजरात का ऐलान क्यों नहीं हुआ? आप देखें 12 नवंबर को वोट पड़ रहे हैं और गिनती हो रही है 8 दिसंबर को। मुझे लगता है गुजरात के चुनाव 12 नवंबर और 8 दिसंबर के बीच होंगे और शायद, ये मैं बिल्कुल स्पेकुलेशन है, शायद गुजरात के वोटों की गिनती भी 8 दिसंबर को होगी। कुछ दिनों शायद प्रिपरेशन इलेक्शन कमीशन का ना रहा हो, इस वजह से आज ऐलान ना किया गया हो, उस पर कुछ चर्चाएं और होनी हो, इस वजह से इन बातों गुजरात के तारीखों का ऐलान आज ना किया गया हो। मुझे लगता है कुछ समय में ही गुजरात की तारीखें भी आ जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसी खबर आ रही थी कि दिवाली के बाद अनाउंस हो सकता है। अभी 24 अक्टूबर को ही दिवाली है, उसके बाद कम से कम ये तो साफ हो गया है कि हिमाचल में भी चुनाव उसके बाद ही है। 12 नवंबर को वोटिंग है, 8 को वहां पर, 8 दिसंबर को काउंटिंग है। संजय जी, हाँ, क्योंकि 8 दिसंबर को काउंटिंग है और आप इतना लंबा अगर गैप रखा गया है तो ये स्वाभाविक है, हम ये मान सकते हैं कि गिनती दोनों राज्यों के वोटों की एक ही दिन होने वाली है, 8 दिसंबर को। तो स्वाभाविक है 8 दिसंबर के पहले गुजरात के चुनाव करा लिए जाएंगे। अब वो क्या अर्ली दिसंबर में होगा या एंड नवंबर में होगा, ये देखने की बात है। दिवाली के बाद भी अगर घोषणा की गई डेट की, तो उसके बाद तकरीबन 30 दिन का समय होगा और आराम से इलेक्शन कमीशन गुजरात में भी 1 फेज, 2 फेज या 3 फेज, या जैसा इलेक्शन कमीशन निर्णय ले उसके हिसाब से चुनाव आराम से 8 दिसंबर के पहले कराया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जरा हिमाचल प्रदेश पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिसमें अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है, बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला दिख रहा है। इसके पहले आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी भी काफी सक्रिय वहां पर थी, लेकिन अब वहां पर केजरीवाल बहुत ज्यादा जाते हुए नहीं दिख रहे। यहां तक कि उनका जो हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष था, वो कई महत्वपूर्ण नेताओं के साथ वो सभी के सभी बीजेपी में शामिल हो गए। जयराम ठाकुर एक तरफ हैं, लेकिन अब वहां पर प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी है। वीरभद्र सिंह 6 बार वहां के मुख्यमंत्री रहे। उनके गुजर जाने के बाद प्रतिभा सिंह को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया। मंडी से वो चुनाव लड़ी, बाई इलेक्शंस, और वो जीती थी और यहां से एक नेतृत्व वहां पर खड़ा करने की कोशिश नए सिरे से कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। कितना कड़ा ये मुकाबला होगा? पिछली बार देखिए वोट परसेंटेज अगर हम देखें तो काफी कांटे का था। 48% वोट अगर थे बीजेपी के पास तो 41% कांग्रेस के पास, लेकिन सीटों पर वहीं आ जाइए तो 44 सीटें बीजेपी के पास, 21 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन इस बार क्या कड़ा मुकाबला होगा? सीधे लिए चलते हैं आपको, सतेन चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतेन, एक ही दौर में वोटिंग होगी?
12 नवंबर को वोटिंग और फिर 8 दिसंबर को गिनती। देखिए बिल्कुल जो है एक ही बार हिमाचल में इलेक्शन हो जाता है, नवंबर में हो रही है। अगर थोड़ा और लेट होता है तो कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए भी और आम जनता के लिए भी। लेकिन अंजना, सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल के अंदर जो टक्कर है वो एकदम कांटे की है। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन सत्ता में रहते हुए 3 उपचुनाव जो कि सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये भूलना नहीं होगा। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, हिमाचल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कल ही वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी ने है। कांग्रेस कहीं ना कहीं एक चुनावी स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास वीरभद्र सिंह के बाद चेहरे की तलाश है। हालांकि प्रतिभा सिंह को एक बार फिर से कैश करने की कोशिश की जा रही है वीरभद्र सिंह के नाम पर, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें यह है कि कांग्रेस दूसरी पार्टी से पहले कांग्रेस से लड़ती है, यानी कि अभी भी कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग का दौर जारी है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास भले ही केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लेकिन अग्नि परीक्षा यानी कि जो सेमीफाइनल हुआ था, उस सेमीफाइनल में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दी है। 3 उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी अगर हारती है तो उसका एक सीधा साफ मतलब निकलता है। हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल की कमान अपने हाथों में ली है और जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के रण में उतरे हैं तब से हवा बदलने लगी है, यानी कि वो मान रहे हैं कि हवा बदली हुई थी। बहरहाल आप कुछ भी कहें, हिमाचल के अंदर केजरीवाल दस्तक जरूर दे रहे हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला अभी भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। और ये हिमाचल की परिपाटी रही है कि हिमाचल के अंदर अक्सर सत्ता परिवर्तित होती है हर 5 साल के बाद, यानी कि हिमाचल का रिकॉर्ड ये रहा है, जिसने भी 5 साल सत्ता राज भोगा है वो दोबारा चुनकर नहीं आया है। लेकिन यही परिपाटी हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में भी थी और वहां पर इतिहास रचा गया। शायद भारतीय जनता पार्टी को एक आशा की किरण और एक एग्जाम्पल ये दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड की तरह काश हिमाचल में भी ऐसा हो जाए। बहरहाल ये लड़ाई कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मोड़ पर जाती जा रही है। कांग्रेस के पास चेहरे की कमी है, प्रतिभा सिंह को उतारने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रतिभा सिंह में जो प्रतिभा होनी चाहिए थी राजनीतिक, उसकी कमी फिलहाल दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले जो बयान उनके रहे हैं तो उन्होंने कई बार, हालांकि अंजना पूरी कीजिए बात बता दीजिए जो कह रहे थे। उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर सवाल या निशान खड़े कर दिए, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरे बयान का मतलब ये नहीं था। यानी कि प्रतिभा सिंह ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी हिमाचल को जगह नहीं दे रहे हैं। लेकिन बाद में जब बवाल मचा तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो कुल मिलाकर जो प्रतिभा सिंह के अंदर राजनीतिक रूप से वीरभद्र सिंह की विरासत के रूप में होनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आ रही है। तो दूसरी तरफ हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है वो भी मैंने आपको बताया कि सत्ताधारी केंद्र और राज्य सरकार, एक डबल इंजन की जो बात कही जाती है, डबल इंजन होते हुए आप 3 उपचुनाव लगातार हार गए। और प्रतिभा सिंह ने, जहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं, मंडी सीट, वो सीट भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद की सीट थी उस पर कब्जा कर लिया। तो यहां पर बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो मुकाबला है कड़ा है, टक्कर का है और कांटे का है। अंजना।